स्वागत और अभिनंदन आप सभी लोगों का, सभी विद्यार्थियों का दृष्टि की परिवार के अंदर। दोस्तों, दृष्टि परिवार में आरएस या आरपीएससी को टारगेट करते हुए मैं डॉक्टर अजय सिंह आरएस की प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आपके सिलेबस के ऊपर होगा। दोस्तों, एक्चुअल में जो आरएस का पैटर्न है, प्रश्न किस प्रकार से आ रहा है, हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, इसके ऊपर हम एक बेसिक चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल उसी के ऊपर फोकस करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जब कभी भी कोई लड़ाई जीतनी हो, आप चाहे वो किसी फील्ड में हो, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं तो हमें तो विद्या के क्षेत्र में ही जीतनी है, तो इसका मतलब पहले आपके पास में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपके पास में कौन सा टारगेट है, जो कि आरएस के रूप में है, तो आरएस के ऊपर काम करेंगे हम। तो आरएस के ऊपर पहली बार हमें यह पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, और सिलेबस को फॉलो करते हुए ही पढ़ाई का एक ढर्रा बनाना चाहिए, एक पूरा ड्राफ्टिंग कर देनी चाहिए उसके ऊपर। ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस की भी एक ड्राफ्टिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं। अगर मैं कहूं कि टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं दोनों में, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो बेसिक वही रहते हैं। ये बात अलग है कि आप प्रीलिम्स का जब एग्जाम देते हैं तो उसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, है ना, या करंट से संबंधित कुछ चीजों को जोड़ करके दिया जाता है। लेकिन जो मेंस है उसमें आपका जो फैक्चुअल आपने पढ़ा है उसी का क्रक्स होता है, जो मैं आपको आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन देखेंगे हम, और उसको मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से इस क्वेश्चन की टेंडेंसी क्या थी, इस प्रश्न की आधारशिला के रूप में आपसे एग्जामिनर क्या चाहता था, उसने ये प्रश्न आपको क्यों दिया, और इस प्रश्न के आने के मुख्य कारण और क्या हो सकते हैं, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्लस साथ ही साथ, चूंकि मैं साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी लूंगा आपके आरएस के अंदर, तो हम उसी के सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो मेरे पास में सिलेबस को लेकर के विद्यार्थियों में जो कई बार एक द्वंद्व रहता है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो 2018 और 2021 दोनों का जो प्रीलिम्स का सिलेबस हमारे पास उपलब्ध है, एक तो उसको डिस्कस करेंगे। प्लस अभी तक मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें हमने नया आरपीएससी ने जारी नहीं किया है, तो हम पुराने वाले को ही एक बार देखेंगे। हो सकता है उसमें कोई चेंज आ भी जाए, अगर आगे चेंज आता है उसके अंदर तो हम उस चेंज को देखते हुए उसके ऊपर भी कार्य करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं कि आरएस के लिए जो हमारे पास में सिलेबस है, जो सिलेबस है आपका, दोनों मैंने आपको राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं यानी आरएस प्रारंभिक के नया और पुराना पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसको एक बार मैं कंपेयर करवा देता हूं कि क्या बोर्ड ने छोड़ा है और क्या नया लगाया है, इसके ऊपर काम करते हैं। तो पहला जो है दोस्तों हमारे पास में ये है पुराना पाठ्यक्रम 2018 का इस साइड में लिखा हुआ, और नया जो पाठ्यक्रम 2021 का है वो इस साइड में लिखा हुआ। अब ये जो पहली लाइन है ना, इस लाइन को समझने में हमसे बहुत भारी गलती होती है। अक्सर ये चीजें हिडन में रहती हैं, लेकिन मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं कि पहला जो लिखा है विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, ये 18 का था, और 21 में क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान के आधारभूत या मूलभूत तत्व। ये दोनों लाइनें एक ही जैसी हैं, इनमें कोई कमी नहीं, एक ही जैसी है ये। अब साथ में ये जोड़ दिया गया है कि दैनिक जीवन, इसका मतलब दैनिक जीवन में साइंस का जो मेन रोल रहता है हमारे पास में, उसके ऊपर से क्वेश्चन आना लाजमी सा है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक पहली उथल पुथल ये आती है कि इस लाइन में ऐसा क्या है जो पढ़ने वाले हैं, आप इस लाइन से क्या समझते हैं, तो यहां पर विद्यार्थी थोड़ी सी गड़बड़ कर जाता है, जो कि मैं आपको इसमें मदद करूंगा कि इसमें हम पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, जो पहली लाइन है यही आपके सारे सिलेबस के अंदर सबसे बड़ी लाइन है, और इसी लाइन के अंदर जो है आपका फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों चीजें आती हैं। जनरल जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर होते हैं, सारी नहीं, मैं सारी की बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक जो जनरल चैप्टर्स हैं जिसके आधार पर हमने पिछले सालों के प्रश्नों को देखा है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आते। कई बार असमंजस ये आता है कि सर आगे चल करके मैं बताता हूं, एक टॉपिक जो हटा है, जो बड़ा है, उसकी बात करते हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो 2018 में था वो इस बार नहीं है,
यानी इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेगमेंट को काट दिया गया है बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा उसको हटा दिया गया है। अगर वो हटा दिया गया है तो इसका मतलब हमारी थोड़ी शांति हो गई। लेकिन आप ये मत भूलिए, क्योंकि ये हिस्सा जो है इनके साथ में जुड़ा ही रहता है, तो कमोबेश आपको आगे चल करके चीजें थोड़ी बहुत जानकारी तो लेनी ही पड़ेगी उसकी, आप उससे बच नहीं सकते, यानी आप उससे अछूते निकल नहीं सकते। अगर आप ये सोचें कि हम बाईपास होकर के निकल जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वापिस आए जरा इधर। अगर मैं तीसरी बात करूं तो उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अभी उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यहां साफ साफ लिखा हुआ है, उन्होंने क्या कर दिया, रक्षा प्रौद्योगिकी को अलग करके और ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह को अलग लिख दिया। चीज वो की वही सेम है, जो यहां है वो यहां पर है। रक्षा प्रौद्योगिकी उन्होंने अलग लिखा था 18 में, यहां पर रक्षा प्रौद्योगिकी इसके साथ ही जोड़ दिया है, एक ही बात, यानी कोई न रत्ती कम न रत्ती ज्यादा, बराबर बराबर मामला बिल्कुल। फिर नैनो टेक्नोलॉजी इधर है, तो इस साइड में भी नैनो प्रौद्योगिकी है, ये रहा, और इधर भी है, तो इसका मतलब यहां तक तो सिलेबस सेम चल रहा है। फिर हमारे पास में जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो अगले पेज पे आपको मिल सकती है। ठीक है ना, तो हम अगले पेज पे देखते हैं। जैव विविधता, जो मैंने आपको पीछे देखिए जरा क्या था, जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, तो यहां पर जैव विविधता को साथ में रखा हुआ था पहले, लेकिन आगे देखो सेम टू सेम वो की वही लाइन यहां पर लिखा हुआ है। तो जैव विविधता जो है, अगर इधर देखेंगे तो यहां पर उन्होंने दे दिया है, जैव विविधता अलग कर दिया है, तो यहां पर भी था और यहां पर भी। ठीक है, कोई समस्या उसमें है नहीं। अब वापस पीछे एक टॉपिक बचा हुआ था, ये तो सर इसका हो गया है, उधर से भी सारा हो गया है, तो हम अगले पेज पे देखते हैं। यहां पर मानव शरीर एक ऐसा सेगमेंट था जो इस बार यहां से हटा दिया है, यहां से 21 के लिए हटा दिया है, जो पहले 18 में था। अब समस्या आई आती है कि पूरी बॉडी जो है, मेजर जो सिस्टम है आपके, वो आपका श्वसन तंत्र हो सकता है, वो आपका तंत्रिका तंत्र हो सकता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। यानी बॉडी के कुछ सिस्टम्स हैं, आंख से लेकर के, और बायोलॉजी के अंदर और भी चीजें बहुत सारी बची हुई हैं। तो फिर हम उनका क्या करेंगे सर? यहाँ एक कमोबेश आता है कि मानव शरीर को यहाँ से हटा दिया है, ये हटाया नहीं है, हिडन कर दिया है। अगर आप पहली लाइन को देखोगे, अगर मैं पहली लाइन की बात करूं तो यहां पर जो है दोस्तों, वही विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व में फिजिक्स भी है, बायो भी है और केमिस्ट्री भी है, तीनों चीजें हैं उसके साथ में। तो मानव शरीर को पढ़ना आपके लिए लाजमी होगा पहली लाइन के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले सालों में केमिस्ट्री के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जो कि केमिस्ट्री उन्होंने लिखा ही नहीं कहीं पर कि ये आपका रसायन विज्ञान का है ये, तो फिर वो कहां से आए? वो इसी लाइन का एक सार है। कल को इसमें से सपोज करिए आपने सेगमेंट छोड़ दिया कि हम तो मानव शरीर नहीं पढ़ेंगे पूरा, और क्वेश्चन आ गया उसके अंदर से, तो फिर क्या करोगे? आप कहोगे रेट लगाएंगे हम, रेट लगाओगे तो साफ कह देगा बोर्ड कि इस लाइन के अंदर सब कुछ मिला हुआ है, तो आपको रेट लगाने की अनुमति नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छी बात यह रहेगी कि हम उसको पढ़ लें तो ज्यादा ठीक रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दोनों थे, ये पर्यावरणीय और पारिस्थितिक परिवर्तन और इनके प्रभाव, ये भी इधर मिलेंगे आपको। पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन और इनके प्रभाव दोनों इधर भी है, इधर भी। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी, ये तो हमने दोनों तरफ देख ही लिया है ना। जैव प्रौद्योगिकी आनुवांशिकता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास, ये लाइन को देखें जरा। पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन और इनके प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और विकास, ये आपका इस साइड में आगे मिलेगा, अगर हम आगे जाएंगे तो वहां पर मिलेगा साथ। ठीक है, तो इस चीज को जो है पर्यावरण पारिस्थितिक, यहां देखें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास, ये वाला जो लाइन है दोस्तों, वो आपका कहीं ना कहीं इसके साथ पर्यावरण पारिस्थितिक परिवर्तन और उनके साथ में जुड़ा हुआ है। इसी का उल्टा करके या उसको बदल करके थोड़ा सा आपको इसके साथ दे दिया है, तो ये यहां से हटा दिया, ये यहां से हटाया नहीं, यहां पर पड़ा है, ये रहा सेम टू सेम पड़ा है। फिर आपके पास प्राकृतिक संसाधन वाला जो सेगमेंट है वो देखते हैं, तो राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन वाला जो संरक्षण वाला लिखा हुआ है, ये इनबिल्ड ही है इनके अंदर, इनबिल्ड ही है इनके अंदर। अगर इस साइड में इन्होंने नहीं दिया है, अगर इन साइड में नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका इस साइड में जुड़ गया है। लेकिन जुड़ने का मतलब ये है कि ये चीज आपसे पहले भी पूछी जा रही थी और इसको अब भी पूछा जा रहा है। वो किसका हिस्सा हो सकता है? वो इसका हिस्सा है, वो इसका हिस्सा है। तो आप इससे थोड़ा सा सेगमेंट बढ़ गया है आपका,
तो उस चीज को आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा टाइटल के साथ में आपको इसके साथ करना पड़ेगा। राजस्थान के संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान और वानिकी और पशुपालन, तो ये जो चीज है आपका, ये अगले पेज पे हो सकता है। राजस्थान कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के संदर्भ के अंदर सेम टू सेम वो आ गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये सेम टू सेम लाइन जो है एज इट इज यहां से यहां आ गई है। तो इसका मतलब यहां पर क्या बच गया है? कुछ भी नहीं। ये वाला सेगमेंट उस साइड में पिछले अगली स्लाइड में था, तो सारे के सारे सेगमेंट जो है आपस में आपके इस प्रकार से थोड़े बहुत अंतर के साथ में आए हुए हैं, तो इससे विचलित नहीं होना। मोटा बात, ये जो साथ में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये इनबिल्ड है आपके इन्हीं चीजों के साथ में। ये पर्यावरण परिवर्तन, तो इससे आप अलग नहीं हो सकते, तो इनको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। बेसिक बात ये थी कि पहली लाइन जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जिसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और रसायन विज्ञान, ये तीनों चीजें आपको फर्स्ट लाइन के अंदर पढ़नी पड़ेगी, जो आपके सिलेबस की पहली लाइन है। अब इसके अंदर कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं, तो उनको मैंने आपके लिए सिलेबस को एक छोटे कैटेगराइजेशन में बदला है, उसको कैटेगराइज किया है, तो उसको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको मुख्य परीक्षा के साथ में एक सिलेबस को दिखा देता हूं। मेंस में हमारे पास अभी तक केवल पुराना सिलेबस ही है, नया आरपीसी ने जारी नहीं किया है। और प्री को मैंने किस प्रकार से आगे कैटेगराइज किया है वो हम अगली स्लाइडों में देखेंगे। पहले हम सिलेबस के ऊपर काम कर लेते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान का मतलब यह है कि सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फिर से आपके यहां पर क्रिस्टल क्लियर आपके सारी लाइनें दे रखी है, हिडन कुछ भी नहीं है, तो उसको हम देख लेते हैं। पहला, नैनो तकनीकी संकल्पना और उसके अनुप्रयोग, भारत में नैनो मिशन। देखो ये जो सिलेबस है ना, एग्जैक्ट इसी के ऊपर प्रश्न बन करके आ जाते हैं। तो ये टॉपिक नैनो का आ गया, इसका मतलब मुख्य परीक्षा में नैनो में जो भी आज तक हुआ है वो सब का सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके ऊपर वो कैसा भी प्रश्न पूछ ले, वो आपको चाहे डेफिनेशन के अंदर पूछ ले 20 शब्दों में, 50 में और 100 में, कैसा भी पूछ ले, आपको उसके साथ में काम करना पड़ेगा। राइट, तो ये संकल्पना जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी के साथ में है। तो इस नैनो टेक्नोलॉजी चैप्टर जो है वो आपका अनुप्रयोग के रूप में, और भारत के अंदर नैनो मिशन का जो आज तक का स्वरूप रहा है उसके ऊपर आपको प्रश्न बनने की संभावना होती है। सेकंड है नाभिकीय तकनीक, यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, यानी कि आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में इसके ऊपर काम करेंगे। उसकी आधारभूत संकल्पना क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, और उसके अनुप्रयोग। ध्यान रखें जो अनुप्रयोग हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा, जब आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उसके आसपास कोई इस प्रकार की क्रिया अगर स्पेशली राजस्थान में एस्टेब्लिश्ड हुई हो तो उस पर तो प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती। अगर इंडिया पे हुई हो तब भी उस पर संभावना है, और अगर वैश्विक परिदृश्य के रूप में हम देखेंगे बहुत बड़ी खोज हो तो उसको भी पूछे जाने की संभावना आपको होती है। ठीक है, साथ ही साथ अब विभिन्न प्रकार के नाभिकीय रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, पहली बात तो न्यूक्लियर क्या होता है, कैसे काम करता है और किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाता है। साथ ही साथ भारत में ये कहां कहां पर है, किस किस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर काम करना आपको पड़ेगा। इसके ऊपर असैन्य और सैन्य उपयोग, यानी सैनिक उपयोग और असैनिक उपयोग के ऊपर भी इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कैसे बांटा गया है उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक बात। भारत में नाभिकीय तकनीक का विकास के लिए संस्थागत संरचनाएं, भारत में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम कर रही है और जिससे हमें प्राप्त हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी। अब भारत पूरी दुनिया के मुकाबले कितने प्रतिशत न्यूक्लियर एनर्जी को प्राप्त कर रहा है, या भारत अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत न्यूक्लियर एनर्जी से प्राप्त कर रहा है, ये भी एक सोचने का मुद्दा है, और इस पर भी आपके प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यही इसका इंग्लिश में नीचे दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक जो आता है आपका वो है दूर संचार का, टेलीकम्युनिकेशन का होता है। ठीक है ना, और आधारभूत संकल्पना, आम जन के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए दूर संचार का उपयोग, यानी
कॉमन पीपल के लिए ये टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, क्योंकि भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो किस प्रकार का जो है लोगों के बीच में इसको लेकर के टेक्नोलॉजी के क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, या उनके साथ में किस प्रकार के अनुप्रयोग हैं जो क्या कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। भारतीय दूरसंचार उद्योग, भारत में कौन सी ऐसी बॉडी है जो दूरसंचार के लिए सबसे ऊपर की बॉडी है, सबसे टॉप क्लास बॉडी वही है, उसके साथ काम करेंगे। और साथ में संक्षिप्त इतिहास भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर दूरसंचार का विकास हुआ है, भारतीय दूर नीति क्या रही है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है आपकी ट्राई, और इंडिया की है ना ट्राई जिसे कहते हैं हम वो है। तो वो चीजें आप इसके साथ ये मान के चलिए कि ये टॉपिक एक हेल्दी टॉपिक है और सारे एस्पेक्ट इसको देख के चलने हैं वैश्विक परिदृश्य से लेकर के भारत के अंदर। अगर भारत का सेगमेंट ज्यादा है इसके अंदर तो वैश्विक परिदृश्य को थोड़ा कम करके और भारत को ज्यादा एलोबरेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो कि आपके प्रीलिम्स के अंदर भी हम फिजिक्स में देखते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं इसको। संचार व्यवस्था यानी कि इसके साथ में देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था किस प्रकार से है, कंप्यूटर के आधारभूत तत्व, बेसिक जो स्ट्रक्चर है कंप्यूटर की उसके ऊपर काम करना है, और कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी चीजें उनके एलिमेंट्स हैं यानी कि वो किस किस से जुड़ करके पूरे संचार का एक पूरा संगठन बनाता है उसके ऊपर काम करना है। प्रशासन के अंदर सूचना तकनीकी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स का उपयोग, ये भी बहुत आजकल सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसके ऊपर, और आप लॉकडाउन के बाद देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है, तो ये आपके प्रश्नों में आने की सबसे ज्यादा गुंजाइश रखने वाला सेगमेंट है। भारतीय, अब अगला जो है रक्षा डिफेंस के लिए काम करेंगे। भारतीय मिसाइल, पहली बात डिफेंस होती क्या है, डिफेंस के लिए कौन कौन सी बॉडीज काम कर रही है, फिर भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के संदर्भ में मिसाइल के प्रकार, मिसाइलों के प्रकार देखेंगे, विभिन्न रासायनिक और जैविक हथियार, रासायनिक और जैविक हथियारों से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर स्पेशली जैविक हथियार जो है वो बहुत खतरनाक सेगमेंट है एक, और विभिन्न प्रकार के, जैसे हम एंथ्रेक्स जो है उस बैक्टीरिया को, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो है उसको हम पहले जैविक हथियार के रूप में काम में ले चुके हैं। तो इस प्रकार का सेगमेंट जो है, अगर मान लीजिए कोरोना महामारी इस समय बहुत जबरदस्त पीछे मुकाम पे थी, तो हो सकता है कोरोना वायरस को आगे चल करके जैविक हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी कि अब क्या इनकी स्थिति है वर्तमान समय में, रासायनिक और जैविक हथियारों की क्या भूमिका रह गई है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। डीआरडीओ रक्षा की सबसे बड़ी बॉडी और इसके विभिन्न क्षेत्र, यानी कि डीआरडीओ के संपर्क में जितनी भी संस्थाएं हैं वो, और डीआरडीओ किसके अंतर्गत काम कर रहा है वो, प्लस डीआरडीओ का जो आपके डिफेंस के हथियारों के अलावा कौन कौन से और सेगमेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर डीआरडीओ काम करता है, उसको भी देखना है। ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में भी आ जाता है और मेंस में आने की संभावना रहती है। एक सेगमेंट रहता है 50 शब्दों के आसपास इसका रहता है। ठीक है, द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। कार्बन और उसके अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हालांकि इसको हम प्री में भी देखते हैं लेकिन मेंस में थोड़ा सा और एलोबरेट करके देखते हैं। पीएच मापक्रम, जो कि दोस्तों आपके एसिड बेस और सॉल्ट में मैं प्रीलिम्स में भी रखता हूं, लेकिन यहाँ पीएच जो है इस पे प्रश्न आता ही आता है। पिछली बार तो उससे पहले बार न्यूमेरिकल भी आ गया था इसके ऊपर, पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये दैनिक जीवन वाला सेगमेंट जो है वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, बड़ा प्रश्न बनने की संभावना इसमें रहती है, छोटे तो आ ही सकते हैं। संक्षारण और उनका निवारण, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी कि धातुओं का किस प्रकार से अपने आप में क्षरित हो जाना, यानी अपने आप को नष्ट करना स्टार्ट कर देती, क्यों होती है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी आया हुआ है, आपने अगर पिछला 18 का आपने प्रीलिम्स दिया है तो उसके अंदर आपको पूछा गया है कि कॉपर पीतल इनके ऊपर जो कोटिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, और टिन की करते हैं, और लोहे के ऊपर किसकी करते हैं, निकल की करते हैं, जिसकी वजह से वो संक्षारण को रोक देता है। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। ठीक है, साबुन और अपमार्जक और साबुन शोधन की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी हम देखते हैं और मेंस में भी इसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। बहुलक और उसके प्रयोग, बहुलक क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या है, उनके क्या उपयोग है, उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है ना, बहुलक आपके प्राकृतिक भी हो सकते हैं और आपके
कृत्रिम भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। मानव के पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, समन्वय और जनन तंत्रों की सामान्य जानकारी, ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, सामान्य जानकारी लेनी है। इन सारे तंत्रों के ऊपर सामान्य जानकारी हमें प्राप्त करनी है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बड़ा क्वेश्चन भी पूछ ले तो डायग्राम के साथ आपको बनाना है ना। बड़ा मतलब 100 शब्दों के आसपास का जो क्वेश्चन आता है, तो जगह देख करके उसमें एक डायग्राम भी फिट कर दीजिए। तो होता क्या है कि अगर शब्द कम पड़ रहे हैं तो डायग्राम आपके मुंह से बोल के कहता है इसको, किसको पता था, समय अभाव के कारण, लिख ना पाने के कारण, वरना इसको डायग्राम के अंदर देखिए सारी चीजें एकदम सही जगह पर बनी हुई है, तो उस व्यक्ति को ये पता है कि ये चीजें इसको लिखनी भी आ सकती हैं। इसलिए ध्यान, डायग्राम का बड़ा उपयोग होता है आपका। जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं उसके संबंध में नीति परक और बौद्धिकता संपदा अधिकार, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत सी चीजें इसके अंदर आती। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, और नया इसमें तो शुमार ये है कि नया अगर कोई इन्वेंशन हुआ तो उसको तो पहले पूछेंगे ही। जैसे क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी है, जिसको 2020 का नोबेल प्राइज प्राप्त था। यूपीएससी ने पूछा उसको, तो आरपीएससी भी पूछ सकती है उससे, उससे इनकार थोड़ी किया जा सकता है। तो ये चीजें आपके संपदा, आपके बौद्धिक संपदा और नीति परक, यानी कि आपको जितने भी ऐसे बौद्धिक संपदा वाले सेगमेंट्स हैं उनको आपको एक अधिकार होता है कि आपके ऊपर उसका कॉपीराइट हो सकता है, आपके ऊपर उसका अधिकार है, तो आप उस चीज के साथ कैसे काम कर सकते हैं, कौन रक्षा करता है उसके लिए आपकी, ठीक है ना। और उससे संबंधित मुद्दे जो आज तक हुए हैं उनको भी देखना है, ठीक है ना। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ये अगर केवल इतना सा लिख दिया है तो यहां तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि संतुलित एवं असंतुलित भोजन बताना है, कुपोषण बताना है, मादक पदार्थ, मादक पदार्थ जो नशीले पदार्थों को कहते हैं, ब्लड रक्त समूह और रोधक क्षमता, प्रतिजन और एंटीबॉडी और एंटीजन, प्रतिजन और प्रतिरक्षी, एंटीजन और एंटीबॉडी, रक्ताधान ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना, प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण की सामान्य जानकारी। टीकाकरण चूंकि इस समय भारत में बूम पे है, भारत नहीं पूरे विश्व में बूम पर है, तो इसके ऊपर प्रश्न बनने की संभावना इस बार भी बहुत ज्यादा रहेगी। फिर मानव रोग, मानव रोग में संचरणीय और असंचरणीय यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो पढ़ी जाएगी आपकी। तीव्र और चिरकालिक रोग यानी बहुत जल्दी होने वाले और लंबे समय तक चलने वाले रोग, उनकी जानकारी रहेगी हमारे पास में। संक्रामक रोग है, आनुवांशिक और जीवन शैली से उत्पन्न जोड़, यानी कि एक छोटे रोग की मैं बात करूं, है तो बहुत बड़ा रोग लेकिन उसको डायबिटीज कहते हैं। ये जीवन शैली से जुड़ा हुआ रोग, मोटापा है आपका, हाई बीपी है, इस प्रकार से है, तो आप आराम प्रसन्न जीवन जियोगे तो उसके अंदर आपको इस प्रकार की बीमारियां गिफ्ट में मिलेंगी ही मिलेंगी। इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के ऊपर भी काम आपको करना चाहिए, ना केवल पढ़ने के ऊपर बल्कि आपको आपकी लाइफ के अनुसार उसके हिसाब से भी काम करना चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक एक अच्छे जीवन को प्राप्त कर सकें और जो उपलब्धियां आप जीवन में प्राप्त करेंगे उसका उपभोग भी कर सकें, है ना। तो ये चीज भी साथ में जुड़ी हुई है। तो जल की गुणवत्ता और जल शोधन, वाटर की क्वालिटी और वाटर प्यूरिफिकेशन, ये भी होगा। इसमें एक नया टॉपिक आ जाएगा साथ में जुड़कर, यहां लिखा नहीं है, तो हार्ड वाटर को वाटर सॉफ्टनर की सहायता से जो ठीक करने की टेक्निक वर्तमान में चल रही है उसमें कौन कौन से काम आ रहे हैं, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। फिर आपके पास राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपक्रम, कौन कौन सी स्कीम चल रही है राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के, उसके ऊपर बहुत बड़ा सेगमेंट खुल जाता है कि यहां से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बहुत बड़ा सेगमेंट खुल जाएगा आपका वहां पर। आप बहुत सी स्कीम्स हैं राजस्थान में जिनको आप प्रीलिम्स में भी देखते हैं और वो मेंस में सामने आएंगी, ठीक है। तो बहुत सी लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी आपको याद करनी, तैयार करनी है, ताकि मेंस में कभी भी आ जाए। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें मोटा मोट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जिन वैज्ञानिकों ने किया उसके ऊपर एम्फेसिस ज्यादा रहेगा, और लेकिन पढ़ना आपको कमोबेश काफी सारे वैज्ञानिकों को पढ़ेगा ही पड़ेगा। पारिस्थितिक तंत्र, संरचना और कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अपने आप में, और हर एग्जाम के आजकल तो ये जान है, तो यहाँ पर भी आपको प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। ये आपका फिर आ गया वातावरण, संगठक, मूलभूत पोषण चक्र, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल, ये भी आपका एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है।
कमोवेश इसमें से एनवायरमेंट से संबंधित कोई टॉपिक अगर नया घटित हुआ है तो उसमें से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती, राइट। जलवायु परिवर्तन, नवीनीकरणीय अनवीनीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और जलवायु में जो परिवर्तन है इसके ऊपर जितने भी आपकी समिट्स होती रहती हैं समय टू समय पर, तो वो आपको पूरी की पूरी तैयार करनी है। प्लस जो पिछली गई है उसके ऊपर आपको बहुत सारा मैटर तैयार करना ताकि मेंस में आपको पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर दे पाए। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वातावरणीय प्रदूषण एवं निम्नीकरणीय, यानी कि जो प्रकृति में सड़ जाए, गल जाए और मिट्टी में मिल जाए, अपना अस्तित्व समाप्त कर दे, उस चीज के ऊपर निम्नीकरण अपशिष्ट प्रबंधन है। यानी जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कैसे नष्ट किया जाए ताकि पर्यावरण के अंदर किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उस चीज के ऊपर काम करना, राइट। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में जैव विविधता, उसका संरक्षण, ये आपको राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। इसमें जैव विविधता क्या होती है उसका केवल इंट्रोडक्शन लेना है और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या स्कीम्स चली हैं, कौन कौन से हिस्से हैं जिनको पढ़ना है जो कि जैव विविधता के ऊपर काम ज्यादा कर रहा है, या जो हिस्से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैश्विक स्तर के ऊपर भी उनको काम में लेना है, ठीक है। तो अगर मैं केवलादेव घाना की बात करूं तो ये भी जैव विविधता से प्रचुर क्षेत्र है आपका ही, तो इससे आपको बच नहीं सकते हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। राजस्थान राज्य की परंपरागत प्रणालियों में विशेष संदर्भ में जल संरक्षण, ये तो होना ही है। राजस्थान को जल क्राइसिस वाला क्षेत्र कहते हैं, तो यहाँ पर पानी को बचाने के लिए आपकी जद्दोजहद प्राचीन काल से रही। वर्तमान समय में भी क्राइसिस तो वैसे ही मौजूद है, क्योंकि अरावली हमारा साथ नहीं दे पाती है, तो पानी को हम ज्यादा नहीं ले पाते हैं। तो जितना भी हमें मिलता है उसका एक मैनेजमेंट हमारे पास में होना चाहिए और उसका एक सिस्टम ऐसा जो कि अब बचा सके और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम कर सकें जल संरक्षण के लिए, ठीक है ना। राजस्थान राज्य में विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और आपकी वानिकी है, वानिकी को बोलते हैं आपके, और डेयरी और पशुपालन है साथ में, ठीक है ना। फॉरेस्ट्री, वानिकी को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो वानिकी आपकी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी वानिकी के प्रकार हैं, उसके ऊपर काम किया जाएगा और इस चीजों को पढ़ते हुए हम मेंस को अच्छे से कवर करेंगे।